Hello dear students, welcome back to my channel. So today we are going to discuss your NEET 2020 paper. Okay, so not only discuss, actually completely ये वीडियो सोल्यूशन होगी. तुम लोग हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे. कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कौन से चैप्टर के ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ से कम आया है, कौन सा क्वेश्चन ट्रिकी है, कौन सा सिली हो सकता था मिस्टेक. ठीक है, ये सारी चीजें जो है मैं इसमें बताने वाली हूँ. सो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए जरूरी नहीं है जो कल दे के आए एग्जाम, ये इनके लिए उससे भी ज्यादा जरूरी है जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, ताकि जो मेनली नेक्स्ट ईयर जो देने वाले हैं, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन क्लास 12, दे हैव स्टार्टेड क्लास 12, दे आर इन बिटवीन क्लास 12, so whatever we are going to discuss that will benefit them to understand how to prepare this year. ओके, तो ताकि कैसे 11th की पोर्शन फिर रिवाइज करते चले एंड 12th की पोर्शंस में कैसे कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर में और ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना है, किसको एनसीईआरटी लेवल पढ़नी है, कैसे क्या करना है, कहाँ कामली क्वेश्चन को सॉल्व करनी है, ट्रिक्स कैसे समझनी है, सारी चीज़ें आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो. सो इसीलिए बने रहिए. इसमें टोटल तो 50 क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री का. सो आई एम टेकिंग द सेट जहाँ पे 51 से शुरू हुआ है केमिस्ट्री. ठीक है, आउट ऑफ ऑल द सेट्स, क्योंकि क्वेश्चन सेम थे, जस्ट ऑप्शंस सफल कर दिए थे विद द क्वेश्चन नंबर सफलिंग. तो उस हिसाब से तुम लोग चेक कर लेना कौन सा क्वेश्चन किस नंबर से है, व्हिच सेट यू गॉट इन यस्टरडेज एग्जाम. सो पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये वीडियो मैं बहुत ही एफर्ट के साथ बना रही हूँ. सिर्फ ऐसा नहीं कि टिक कर दो, आंसर की कर दो या सॉल्यूशन बता दो. इससे मैं सिखाने वाली हूँ कि ये क्वेश्चन जो आया है इसके आगे पीछे घूम के और क्या क्या बन सकता है नेक्स्ट ईयर में क्वेश्चन या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर में. सो वो चीजें जानना बहुत जरूरी होगा जो आने वाले ईयर में देने वाले हैं, या फिर जिसका कल इतना अच्छा नहीं हुआ नेक्स्ट ईयर वो ट्राई देने वाले हैं और जिसमें उनको लेना ही लेना है ना. ऑब्वियसली इफ यू आर सीइंग दैट कल के एग्जाम के स्कोर से हो सकता है कि इस बार अच्छा रैंक ना आए और इस बार अच्छा मेडिकल कॉलेज तुम्हें ना मिले, तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर दो. उसके लिए तो वेरी इट विल बी द यू कैन से टर्निंग पॉइंट. इस वीडियो को एक बार देख लो तो पता चल जाएगा. मैं ज्यादा बोलना और नहीं चाहती, अपने आप पता चल जाएगा अगर दो भी क्वेश्चन तक तुम लोग रुके मेरे वीडियो में तो चलो क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करते हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मिलाना है. इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, बस लिखा हुआ है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड. Products formed. So left hand sides are the products given and right hand side reaction of carbonyl compounds with. Reaction of carbonyl compounds with. So in carbonyl compound, I am going in basics. Okay, एकदम basic से मैं बता रही हूँ ताकि सारे लोगों को समझ आए. ठीक है, so reaction of carbonyl compound with. Carbonyl compound में you will get C double bond O bond यानी कि aldehyde ketones. ठीक है, so ये aldehyde ketone चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस आए हैं. ठीक है, मिला के सो एल्डिहाइड कीटोन. तो एल्डिहाइड कीटोन की अच्छी क्वेश्चन आई है, आगे भी और है, देखेंगे. सो एल्डिहाइड कीटोन में ध्यान देना, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ. ठीक है, मैं एल्डिहाइड ले रही हूँ, कोई भी एल्डिहाइड मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल. सो उसमें तुम्हें क्या डालना है एल्डिहाइड में, ध्यान से देखो, तुम्हें बनाना है साइनोहाइड्रिन. एंड साइनोहाइड्रिन कहाँ फॉर्म होगा पता है, जब तुम HCN डालोगे. कैसे, चलो मैं दिखा देती हूँ. ये तुम्हारी है HCN. अब HCN में obviously hydrogen and carbon, obviously hydrogen will behave as del positive and carbon will be del negative. So ये bond जो टूटेगा, कार्बन पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, माइनस आएगा. यानी कि यहाँ से तुम्हें जो मिल जाएगा that will be CN minus. क्या मिला, cyanide CN minus. That will behave as a nucleophile. That will behave as a nucleophile. So obviously nucleophile is electron rich. तो उसको कहाँ जाना है, किसको अटैक करना है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को अटैक करनी है. और हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन तो है ही. कहाँ है वो, तो है ये यहाँ पे. ये जो कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड है ना, इसको हम कार्बोनिलिक बॉन्ड कहते हैं. एंड इन दिस कार्बोनिलिक बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन में ये जो सेंट्रल कार्बन है, ये ब्लू जो मैंने कर दिया, ये वाली जो कार्बन है उससे बॉन्ड ऑक्सीजन ले लेंगे, बिकॉज आउट ऑफ कार्बन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. सो कार्बन जो है डेल पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो ऑब्वियसली रिच जाएगा डेफिशिएंट को देने. तो साइनाइड जो है CN माइनस. ठीक है, इसमें ध्यान देना, मैं CN माइनस लिख रही हूँ, बट ध्यान देना ये C पे निगेटिव है. इस हिसाब से तुम्हें समझ आ रही होगी कि ये जाके C पे अटैक करेगी, और उस वजह से ये R था, C था, H, और ये डबल बॉन्ड खुल गया, और ये डबल बॉन्ड खुल के हो गया सिंगल बॉन्ड पे O माइनस. और O माइनस में कौन आएगा, जो H प्लस है. और ये जो ये वाला पार्ट जो है CN, वो आ जाएगा इधर.
ठीक है, तो एक तो ये हो गया OH और एक हो गया साइनो। सो ये हो गया साइनो और ये OH है लगा हुआ इसके साथ सेम कार्बन में, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं इसको, साइनोहाइड्रिन। सो ए को मैं मिलाऊंगी 4 के साथ। सो अगर तुम्हें इतना भी पता था, आगे कुछ पता भी नहीं था ना, देन ऑल्सो यू कैन टिक बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, बाय द वे मैं एलिमिनेशन मेथड कोई भी स्टूडेंट को सजेस्ट नहीं करती हूँ, बट इस क्वेश्चन में मैं देख रही हूँ तो बता रही हूँ। बेटर यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट एंड एग्जाम हॉल में डिसाइड कर लेना कि डायरेक्ट अगर पता चल ही रही है टाइम सेव करने के लिए, यू कैन डू द एलिमिनेशन मेथड, बट दैट मेथड इज द लीस्ट प्रेफर्ड। ओके, सो यहाँ पे ध्यान देना, ये ए का 3 बोला है, हमने तो देख लिया ए का 4 होना चाहिए आंसर, सो 3 इज करेक्ट। तो तुम्हें आंसर तो मिल गया, इतना करके देखो, ओनली 25% नॉलेज फ्रॉम दिस क्वेश्चन इफ यू हैव, देन यस। अब अगर पूछोगे मैम यह है कहाँ, तो ये है कहाँ मैं बता देती हूँ। जैसे कि है कहाँ, जो लोग कल एग्जाम देके आए उनको तो पता होगी, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर भी देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट ईयर देके आके अपने आप पता चल जाएगा। अब ध्यान देना, ये एल्डिहाइड कीटोन में हम लोग हर चैप्टर जो क्लास 12 ऑर्गेनिक चैप्टर है पहले पढ़ते हैं, उसकी नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द नोमेनक्लेचर, with the classification, and then we start how to prepare them, and then we start what, then we start the physical properties and in chemical reaction. So in chemical reaction sections, जो chemical reaction section है ना, chemical reaction section है in this aldehyde ketone chapter, वहां पे पहला start हुआ है from nucleophilic addition reaction, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्यों आके अटैक कर रहा है बताओ कोई, क्यों? क्योंकि ये कार्बन ऑफ द कार्बोनिलिक ग्रुप इज डेफिशिएंट, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल ही तो आएगा, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज इलेक्ट्रॉन रिच। इसीलिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कॉमनली सीन मैकेनिज्म इन द चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, काफी सारे, 5 मान तो दिए हुए ही है मिनिमम, उसमें से साइनोहाइड्रिन वाज एन एग्जांपल। Okay, and then acetal was also an example, oxime was also an example। ये सारे उसी क्वेश्चंस में से 5-6 में से 4 उठा लिया है, you can say। और अगर तुम्हें 25% भी पता होते तो इस क्वेश्चन को तुम कर पाते। जस्ट चार्ज का थोड़ा इशू है, 1 सेकंड देना, मैं चार्ज लगा लेती हूँ। ओके, चलो नेक्स्ट। इसमें एसिटल के बारे में अगर मैं बताऊं तो ये जो एसिटल है, ध्यान देना, सो ये जो एसिटल है ये अल्कोहल के साथ एल्डिहाइड का रिएक्शन से बनता है। सो आई हैव टू रब द पेज, जो भी मैंने लिखा है उसको तुम लोग स्क्रीनशॉट करते जा सकते हो अभी, और बाद में नोट पे डाल सकते हो अपना। ठीक है, नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इफ आई शो यू, तो हियर वी विल सी दैट, तो यहाँ पे ध्यान देना, अब हम क्या देखने वाले हैं, एसिटल के बारे में। सो एसिटल, सो 4 वर्ड याद रखना, एसिटल, हेमी एसिटल, ठीक है, एंड देन कीटल, हेमी कीटल। ओके, सो हेमी एसिटल फर्स्ट स्टेप में बनता है, और एक बार डाल दो तो जाके एसिटल बनता है। व्हाट इज दिस एसिटल? एसिटल इज फॉर्म्ड व्हेन दिस एल्कोहल के साथ हमें कार्बोनिल को रिएक्ट कराना है। तो मान लो तुमने ले लिया एल्डिहाइड, ध्यान देना एसिटल हेमी एसिटल फॉर्म तब होगा जब एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल होगा, एंड कीटल हेमी कीटल होगा जब कीटोन प्लस अल्कोहल होगा, जब कीटोन प्लस अल्कोहल होगा माने आरओएच होगा। ठीक है, बट दे आर सेइंग एसिटल, तो वो भी सही होगी, अल्कोहल के साथ ही उसको मिलाएंगे हम, ओनली बिकॉज देख रहे हो बी का 3 तो मैच हो रही है ना, बी का 3 ए का 4 सब मैच हो जाएगा चारों। तो ये हो गया तुम्हारा आर सी डबल बोनो एच, ये मैंने एल्डिहाइड लिया और उसमें अगर तुम डाल देते हो एक अल्कोहल, है ना, अब होगा क्या, ऑक्सीजन हैव लोन पेयर, तो इट विल बिहेव एज अ न्यूक्लियोफाइल, इट विल गो एंड अटैक कार्बन, बिकॉज कार्बन की बॉन्ड ऐसे टुवर्ड्स ऑक्सीजन खुल जाती है, because carbon ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन more electronegative and pion shift towards the oxygen। so ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान देना, और यहाँ पे एक तो H है ही, और यहाँ क्या आ गया, O है, H है और एक R डैश है। डन। इसके बाद ऑब्वियसली इसने डोनेट किया तो ऑक्सीजन पे एक प्लस चार्ज आएगी, क्लियर। और प्लस चार्ज को हटाने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से H प्लस निकल जाएगी, जो जाके लगेगा O माइनस में। इसीलिए फाइनली जो तुम्हें मिलेगा R पे, ध्यान देना ये O पे एक H आ गया, और फिर H तो है ही, और एक क्या आ गया, O R डैश आ गया।
देख रहे हो। अब बोलोगे मैम ये तो एसिटल नहीं है, हेमी एसिटल है। यस, स्टार्टिंग में तुम्हें तो हेमी एसिटल मिलेगा, फिर तुम्हें दोबारा करना है इस चीज को, ठीक है। सेकंड स्टेप फिर से करना है बाय गिविंग अल्कोहल, तब फिर से ये O का लोन पेयर जाएगा, ठीक है, और जाके यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, H को निकाल के वहां पे, ठीक है ना। तो फाइनली तुम्हारा जो आंसर होगा वो होगा एसिटल, ठीक है, वो होगा तुम्हारा एसिटल। सो यहाँ पे एसिटल एंड अल्कोहल को हम मिलाएंगे। क्लियर। तो चलो आगे बढ़ते हैं। चीफ बेस, ऑब्वियसली इसको तो डायरेक्ट RNA2 बोल सकते हो। इसमें से ना कुछ कुछ जैसे चीफ बेस यूज करके चीफ टेस्ट करते हैं इस चैप्टर से, फिर प्रैक्टिकल में भी तुम लोग किए होंगे, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट, ओके, दिस टेस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट आ गया ऑक्साइन। ऑक्साइन फंक्शनल ग्रुप होता है ये C डबल बॉन्ड N पे OH होना। अब देखो उसके लिए हम ऑब्वियसली ये NH2OH लेंगे, कैसे वो भी बता देती हूँ। ये जो RC डबल बॉन्ड OH होता है ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल, सो ये मैं नीचे इधर दिखा रहा हूँ, RC डबल बॉन्ड OH। इसमें अगर हम डाल दे NH2OH, ये नाइट्रोजन में लगा हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक वाटर निकल देता है, छोड़ देता है, तो क्या मिला तुम्हें, यहाँ देखो नीचे RC पे H एंड देन डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड के साथ अब N आ जाएगा डायरेक्टली और उसमें आ जाएगा OH। सो यू कैन सी हियर C डबल बॉन्ड एंड OH ऑक्साइन जो फंक्शनल ग्रुप है वो तो मिल गया मुझे, और वो मिला कहाँ से, बाय रिएक्टिंग विद NH2OH एंड एल्डिहाइड। कीटोन में भी मिलेगा, एल्डिहाइड में भी मिलेगा, इन बोथ द केसेस। क्लियर। सो इस चीज को तुम लोग को ध्यान देना है। अब और एक चीज बता देती हूँ, इसमें ये डायरेक्ट क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन से आया है, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर यहीं से आएगा, आगे पीछे जो भी है तुम लोगों को इस चैप्टर को थोरो पढ़ना है, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाया गया क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ टू हाइड्राइड। अब ध्यान देना बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं पहले बता देती हूँ थोड़ा सा। सो बॉइलिंग पॉइंट ये कौन सी ग्रुप की दिए हैं, ये हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। यू कैन सी हियर दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम P ब्लॉक, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम P ब्लॉक जो कि ग्रुप नंबर 16 है, ठीक है। मैं पहले भी बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है, क्लास में जो भी मैं क्लास लेती हूँ ऑफलाइन क्लासेस में सबको मैं बताती हूँ, P ब्लॉक में 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्चुअल ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन लाइक बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, solubility order, ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन जो होती है प्रॉपर्टीज रिलेटेड, ओके। और ये सारे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें थोड़ा सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी की आइडिया होना जरूरी है। दो द क्वेश्चन इज फ्रॉम P ब्लॉक। दूसरा, P ब्लॉक के स्ट्रक्चर रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मैं बार बार बोलती हूँ क्लास में P ब्लॉक के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, एंड P ब्लॉक से 3 टाइप की क्वेश्चन आती है, और एग्जैक्टली मैं प्रूफ कर दूंगी आज कि मैं करेक्ट हूँ। सो P ब्लॉक की ट्रेंड्स रिलेटेड क्वेश्चन आती है, मैं बोलती हूँ, बोलती रहती हूँ। और दूसरी बात, जितने ट्रेंड्स है मैं याद करवा दूंगी तुम लोग को, जिसके नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है, ठीक है। जिसने कल दे दिया और नेक्स्ट ईयर नहीं देना है, अच्छा हुआ है, तो उन लोगों के लिए तो ये जरूरी नहीं है कि क्या क्या है, ठीक है। जस्ट वो लोग देख ले अपना वीडियो सॉल्यूशन किए, उन लोगों ने कैसा किया और उसके साथ कितना मैच कर रहा है आंसर की। बट बाकी लोगों के लिए मैं और ये ज्यादा हेल्पफुल होगा इसलिए बता रही हूँ, ट्रेंड्स के क्वेश्चंस तो करना ही पड़ेगा आपको, एंड देन स्ट्रक्चर्स जो यूजिंग DBT, BACP और हाइब्रिडाइजेशन सब यूज करके जो स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, वो, एंड देन जैसे कि किसी का sp3d है, sp3d2 है, क्या है, किसका क्या स्ट्रक्चर है, एंड थर्ड हो गया तुम्हारी रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। इस बार रिएक्शन रिलेटेड क्वेश्चन भर के नहीं दिया है, ट्रेंड के क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, बट डायरेक्ट आंसर इज नॉट asked. The question is asked little bit tricky, ठीक है, इजी क्वेश्चन विद ट्रिकी। तो ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीज इन द ऑर्डर। ये जो ऑर्डर है ना, इसमें ये वाली पार्ट गलत है। होता क्या है, ऑर्डर तो यही सही होना चाहिए था, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। पहली बात तो ये, सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट के लिए एक पॉइंट अगर पढ़ोगे ना तो गड़बड़ होगी, सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट ईयर क्या दे दे। सो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटर माने अमंग द मॉलिक्यूल, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, whereas it is inversely proportional to इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि क्या होता है, इंटर माने आपस में बंधे रहना, फर्स्ट पार्टिकल विद द सेकंड, सेकंड विद द थर्ड, ऐसे करके, समझ आ रहा है, सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं, तो उसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्रेक करोगे तभी तो वो क्या दिखाएगा, लिक्विड टू गैस होगा।
बट इंट्रामोलिकुलर माने मॉलिक्यूल अपने आप में ही क्या है, स्टेबल है, तो दूसरे तीसरे के साथ रिलेशंस नहीं करेंगे, गेट टुगेदर नहीं करेंगे, सरफेस एरिया नहीं बढ़ेगा एंड बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ेगा। सो इंटर में एंड इंट्रा में पूरा अपोजिट बॉइलिंग पॉइंट ट्रेंड होती है, ध्यान देने वाली बात है। एंड इस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास वाइज तुम्हें ये ट्रेंड होना चाहिए था, बट H2 इज एन एक्सेप्शन हियर, इसीलिए ये ना रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि H2O में हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है, यहाँ तो सबसे लोएस्ट है ना अपने ग्रुप, बट अपने ग्रुप में हाईएस्ट है, इसकी करेक्ट ये होनी चाहिए थी, पहले H2TE देन H2Se देन H2 ध्यान देना S एंड देन सबसे ज्यादा इधर H2O, देख रहे हो, सबसे ज्यादा वाटर के बाद नॉर्मल जो बाकी का ट्रेंड वो आएगा, इसीलिए रॉन्ग है। अब दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट हाइड्राइड का इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन मोलर मास, दैट इज करेक्ट, बट इसमें एक वर्ड दिया हुआ है डीज, क्या वर्ड दिया हुआ है, डीज, एंड बिकॉज ऑफ दैट डीज वर्ड, ये जो वर्ड दिया हुआ है आपका डीज वर्ड के वजह से ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इस हाइड्राइड में ऐसा नहीं हो रहा है कि मोलर मास बढ़ा तो इंक्रीज हो रही है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इसका तो फिर क्या, इसकी मोलर मास तो सबसे कम है, उसकी क्यों ज्यादा है, सबसे ज्यादा क्यों है बॉइलिंग पॉइंट, है ना। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। क्लियर, तो चलो आगे बढ़ो। तो मैं इस क्वेश्चन के लिए, मैं कभी भी ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे मैं आराम से जो हर एक क्वेश्चन बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ कि यही क्वेश्चन आए तो तुम लोग टिक कर जाओ, ठीक है, ये मेरा मोटिव नहीं है। मैं अगर ये 50 क्वेश्चन करा रही हूँ आज, पार्ट 5 पार्ट्स में मैं कंप्लीट करूंगी, एवरी वीडियो विल कंटेन 10 क्वेश्चंस, ठीक है, सीरियली। सो इस चीज को ध्यान देना कि इफ आई एम सॉल्विंग वन क्वेश्चन फॉर यू, दैट मींस उसके आजू बाजू उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो रिसेंट ईयर्स में आने वाले सालों में आ सकता है, उसका एक आइडिया लग जाता है, ठीक है, उस चीज से नेक्स्ट ईयर जो एग्जाम देने वाले हो उसको एक बहुत अच्छा खासा तुम्हें ओवरव्यू मिल जाएगा, हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू मेक योर ओन स्ट्रेटेजी। किसी को डायरेक्टली ब्लाइंड फेथ, मतलब ब्लाइंडली बिलीव मत कर लेना, अपना एक वो स्टैंड रखना है आपको, ठीक है। तो सबसे सुनो, सबका ये करो, लेकिन अपना एक स्टैंड होनी चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये किसी का बनाया हुआ कॉपी पेस्ट नहीं होनी चाहिए, किसी को कॉपी मत करो, जस्ट जो कॉन्सेप्ट है सीखो, एनसीईआरटी फॉलो करो। आई विल से ईच एंड एवरी क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम एनसीईआरटी 50 का 50, जस्ट ओनली इफ यू रिमेन काम इन द एग्जाम हॉल। मैंने पहले भी बताया था कि काम रहना है आपको, पीस ऑफ माइंड के साथ एग्जाम देना है, ऐसा एंजाइटी के साथ नहीं कि क्या होगा क्या होगा, ठीक है। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने भी एग्जाम दिया था कितने साल पहले, जब मेरा भी एग्जाम था, जब मैंने भी क्रैक किया था, उस टाइम में मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बाय द वे बता देती हूँ, तो उसमें उस टाइम में मुझे भी होता था, लेकिन जितना हो सके काम रहने की कोशिश करना। जो बहुत स्टूडेंट मैंने देखा है क्लास के मॉक टेस्ट में बहुत अच्छा करते हैं, बट एग्जाम हॉल में थोड़ा सा 2-3 सिली मिस्टेक, मैं आज दिखाऊंगी कहाँ कहाँ सिली मिस्टेक करके आए हैं मेरे बच्चे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ऐसा ही हो, आपका भी कहीं कहीं सिली मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए उस चीज को ध्यान देना। चलो, व्हिच वन इज नॉट करेक्ट मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम पढ़ते हैं इन द चैप्टर स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली बात, स्टेट्स ऑफ मैटर तो वैसे भी फिजिकल स्टेट मेन 3 है, सॉलिड लिक्विड गैस, और स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर 5 क्लास 11 की जो गैसियस स्टेट वाली पार्ट है, जो गैसियस स्टेट वाली पार्ट है वहां पे है। गैसियस स्टेट में बहुत सारे लॉ पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट ईयर एक ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आया था फ्रॉम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, ये सब के जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल्स है, इक्वेशंस है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकती है। इस बार आया डाल्टन लॉ से, ठीक है। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, डाल्टन्स लॉ, अमागट्स लॉ, ये सारे जो लॉज है ना, कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन आता ही है। सो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बहुत ही आसान है। तो डाल्टन लॉ के हिसाब से पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान देनी है कि ये लॉ सिर्फ गैसियस मिक्सचर के लिए होता है। किसके लिए होता है? गैसियस मिक्सचर के लिए। और अब ऐसे ही मिक्सचर नहीं, कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिंग, माने इनार्ट, इनार्ट गैसेस मिक्सचर के लिए होना चाहिए, नॉन रिएक्टिंग। यानी कि अगर मैं 3 गैस को मिक्स कर दूं, 4 गैस को मिक्स कर दूं इनसाइड द सेम सिलेंडर, दे शुड नॉट रिएक्ट एंड प्रोड्यूस सम प्रोडक्ट। उसको जस्ट अपने आप में घुल मिल के रहना है, रिएक्शन नहीं करनी है। समझ आ रही है? रिएक्शन नहीं करनी है। चलो, तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज वैलिड फॉर नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर। पहली बात, कभी कभी तो स्टेटमेंट दे देती है, असर्शन रीजन भी क्वेश्चन इस बार आया है जो थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, जरूरी नहीं कि नेक्स्ट ईयर न्यूमेरिकल और डाल्टन्स लॉ आ जाए, न्यूमेरिकल और चार्ल्स लॉ आ जाए, हो सकता है नेक्स्ट ईयर इसी से क्या दे दे, असर्शन रीजन। तो पढ़ो ऐसे कि कोई भी टाइप के क्वेश्चन आए तो तुम नेक्स्ट ईयर टिक कर सको। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो मैं दोनों चीजें बता रही हूँ, जिसका कल एग्जाम हो गया है वो भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो जरूर नया सीखोगे, ठीक है। सो इसीलिए मेरे साथ बने रहो लास्ट तक, क्योंकि लास्ट तक जाके मैं कुछ स्ट्रेटेजी वाइज डायरेक्टली कुछ कुछ चीजें मैं बताने वाली हूँ, जैसे करके तुम अपना रैंक और ज्यादा एनहांस कर सकते हो। तो चलो, इसमें डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, मान लो ये सिलेंडर है, इसमें तुमने कुछ गैसेस ले लिया, मान लो एबीसी, कैन बी एनी नॉन रिएक्टिंग गैसेस। तो ध्यान देना, इसकी वॉल्यूम तो फिक्स है क्योंकि कंटेनर रिजिड होती है, ध्यान देना, इसके लिए ऐसे ही नहीं कि कोई भी फ्लेक्सिबल बाउंड्री, सो इट हैज टू बी वॉल्यूम फिक्स्ड और एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। सो VT जब सेम होगी सभी गैसेस के लिए तब ये लागू होता है। पहली बात, नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर, दूसरी बात सेम सिलेंडर तो वॉल्यूम सेम, रिजिड वॉल्यूम होना चाहिए एंड टेम्परेचर कांस्टेंट। अब हमें पता है एक चीज ध्यान देना, PV इक्वल टू nRT। अब इसी हिसाब से अगर हम सिर्फ इंडिविजुअल गैसेस का करें, कोई भी मिक्सचर में इस गैस का, ओनली ए गैस का पार्शियल प्रेशर होगी PA, ऐसे B का PB एंड C का PC, यानी कि डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर है दैट इज PA प्लस PB प्लस PC, और ये वैलिड है ओनली फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिक्सचर। सारे के पार्शियल प्रेशर प्लस करो P टोटल। और दूसरे स्टेटमेंट ये कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी एक इंडिविजुअल गैस की पार्शियल प्रेशर निकालनी है तो उसकी जो मोल फ्रैक्शन होगी X से इनटू P टोटल कर देनी है, तब आंसर आ जाएगी। ये दो स्टेटमेंट यहाँ मुझे मिल रहा है, 2 में मिल रहा है, लेकिन ध्यान देना नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है, ये तो करेक्ट है क्योंकि XI मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन गैसेस मिक्सचर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, करेक्ट है ये, यहाँ से ये वाले पार्ट, ये वाली पार्ट है। और ये जो है P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये भी करेक्ट है, ये वाली पार्ट है। अब बोलोगे मैम तो फिर दो ऑप्शन रह गया ना। हाँ, इन दोनों में से ये जो है वन, ये जो वन ऑप्शन है ना, ये 4 के जैसा सेम है। अब बोलोगे मैम कैसे सेम, मैं बताती हूँ। अब देखो P इक्वल्स टू nRT, इसीलिए ही तो मैंने लिखा था। सो P इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, nRT बाय V। अब RT बाय V तो सबके लिए सेम था, यानी कि PA के लिए क्या लिखोगे, NA, मतलब P1 के लिए N1 RT बाय V, P2 के लिए N2 RT बाय V एंड P3 के लिए N3 RT बाय V, यानी कि वही तो लिखा है उन लोगों ने, जस्ट सिंप्लीफाई करके लिखा, 4 एंड 1 का मीनिंग सेम है, यानी कि 1 भी सही है, 4 भी सही है एंड 2 भी सही है। इसमें आंसर होगा 3। इसमें कौन सा आंसर होगा, 3, क्योंकि यहाँ पे ये वाली पार्ट गलत है। क्या लिखा है, PI नॉट जो है प्रेशर ऑफ ith गैस इन प्योर स्टेट, इट इज नॉट इन प्योर स्टेट। ओके, सो प्योर स्टेट की बात यहाँ नहीं आ रही है, प्रेशर ऑफ ith गैस जो है प्योर स्टेट की बात यहाँ नहीं हो रही है, इट इज अबाउट पार्शियल प्रेशर इन अ मिक्सचर, मिक्सचर प्योर सब्सटेंस पे नहीं, ध्यान देना। नेक्स्ट, given below are two statements. One is labeled as assertion and another is labeled as reason. Assertion in a particular point defect. So this question is coming from your solid state chapter. देख लो, हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन अब तक मुझे मिला है। सो इन अ पार्टिकुलर पॉइंट डिफेक्ट, आयोनिक सॉलिड इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वेरी करेक्ट, इवन इफ few of its cations are missing from its unit cell. yes, ये पूरा स्टेटमेंट सही है, सो ये जो assertion है वो करेक्ट है। ओके, दूसरा रीजन आर, सो इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट, हमेशा ध्यान देना ये सब लिखा हो पीछे का हिस्सा या ना हो, पॉइंट डिफेक्ट, ये जो आयोनिक सॉलिड ना हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, क्योंकि जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन हमें लेना ही होगा टू बैलेंस द चार्ज, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हें देखना है। जैसे अगर एक Na प्लस है तो एक Cl माइनस चाहिए, अगर एक Mg2 प्लस है तो क्लोरीन कितना चाहिए होगा, 2 चाहिए होगा, ताकि 2 प्लस के साथ 2 माइनस बैलेंस हो जाए। जो भी हो, दे विल बैलेंस ईच अदर टू फॉर्म इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड, वो तो होगा ही। दूसरा, इन एन आयोनिक सॉलिड फ्रैंकल डिफेक्ट, सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट, इट इज अ टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट डिफेक्ट arise due to dislocation, डिसलोकेट हो जाना, एक जगह से दूसरा जगह चले जाना ऑफ कैटायन, क्योंकि ना फ्रैंकल डिफेक्ट में कैटायन बहुत छोटा होता है एनायन के कंपैरिजन में, ठीक है, फ्रॉम इट्स लेटिस साइड टू इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल माने वॉइड, जो खाली खाली कहीं कहीं जगह होती है ना जहां लेटिस में कोई एटम नहीं होती, वो वाला जगह, मेंटेनिंग ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, हाँ क्योंकि वो बाहर नहीं निकलता, जस्ट क्या होता है ना, मान लो ये सब एनायंस है, मान लो ये सब कैटायन एनायन ऐसे रहता है, ठीक है, कैटायन फिर एनायन, कैटायन फिर एनायन से रहता है, तो यही मान लो कैटायन यहाँ से गायब हो गया, कहीं इधर जाके छुप गया ऐसे,
ठीक है। तो ये क्रिस्टल की क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वो वही रहेगा, क्रिस्टल के इनसाइड से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, सो बोथ आर करेक्ट, बट ये दोनों अपने आप में करेक्ट है, नो लिंक विद ईच अदर, सो करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं है। रीजन आर ये जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट, सो बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट में ध्यान देना, दो क्वेश्चन आई हैं और दूसरी वाली तुम्हारी एक डेंसिटी वगैरह फॉर्मूला यूज करके एटॉमिक मास निकालने आया है कॉपर का, आगे वाले पेजेस में हम देखेंगे, तो उस चीज को ध्यान देना। सॉलिड स्टेट से भी यानी कि इस बार दो क्वेश्चन आया है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो अभी तक एक क्वेश्चन हुआ एंड डिफेक्ट से क्वेश्चन आने का चांसेस हमेशा ज्यादा रहता है, तो इसको तो तुम्हें पढ़ना ही है एंड हार्डली फ्यू मिनट्स इट टेक्स, है ना। तो उस चीज को ध्यान देना, स्कॉट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, दोनों की डिफरेंस अगर क्या क्या है, तो वो सारी चीजें पॉइंट बना के, टेबल बना के याद कर सकते हो। अब चलो, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली, आई कैन से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। ऐसा क्यों? ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के काफी सारे रिएक्शन है और रिएक्शन पढ़ना मुझे अच्छा लगता है इन्होंने। अब ध्यान देना, ये जो RMGX है ना, ये RMGX तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हर जगह दिख जाएंगे। कुछ लोग ऐसा नहीं होते, हर पार्टी में पहुंच जाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ बखेरा खड़ा करने। ये ना ग्रिग्नार्ड रिएक्शन ऐसा है थोड़ा, ठीक है। बट एक्चुअली ग्रिग्नार्ड जो थे वो इनिशियली ही वाज अ मैथमेटिशियन एंड फाइनली उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम किया। तो वो जो साइंटिस्ट थे, ही वाज वेरी ब्रिलियंट। मैं उनके बारे में नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट इस रिएजेंट के बारे में बता रही हूँ। उन्होंने ही इसका आविष्कार किया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। उन्हीं के नाम से हुआ ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तुम्हें हर चैप्टर में, अब बोलोगे मैम ये देखा ही नहीं, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कोई चैप्टर में एनसीईआरटी में टॉपिक ही नहीं है। मैं बोलूंगी हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस करके जब हम एंट्रेंस के क्लासेस करते हैं, नीट की हो या जेईई की हो, तब पढ़ाते हैं, सारे रिएक्शन एक साथ करा देते हैं, ऑल चैप्टर्स मिला के। बट एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ नहीं है। एनसीईआरटी में क्या है ना, कभी हेलो एल्केन हेलो एंड में कहीं एक बार मिल जाएगा, ठीक है। तो RMGX कहाँ मिलेगा, और एक ऑप्शन देती हूँ मैं तुम्हें, अल्कोहल की प्रिपरेशन में मिल जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन से कैसे अल्कोहल बनाए, वहां पे तुम्हें RMGX दिख गया होगा। तो ये बीच बीच में दिखता रहता है, बट एनसीईआरटी जब हम थोरोली पढ़ते हैं उसमें इतना नोटिस नहीं करते कि अच्छा इस चैप्टर में भी ये RMGX दिखा था, इस चैप्टर में भी दिख रहा है, इस चैप्टर में भी। तो हार्डली लाइक 3-4 टाइम्स तो तुम्हें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। हाँ, ऑल चैप्टर्स मिला के एज ए होल एक लंबा पेज करके नहीं दिया हुआ है, एक एक सेंटेंस इधर उधर होता है, तो हम लोग का इतना नोटिस नहीं जाता है, बट यस इट इज एब्सोल्युटली फ्रॉम योर एनसीईआरटी। सो ये RMGX होता क्या है? सो RMGX हमेशा ब्रेक होगा R माइनस MGX प्लस, ठीक है। अब मैम बोलोगे RMGX के पहले क्वेश्चन आई है क्या? मैं बोलूंगी हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर ही आया था। अब बोलोगे कहाँ आए थे? अब ध्यान देना, मैं जो जैसे कि पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, जैसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, हाउ इट विल हेल्प यू। सी हियर, लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था, नीट की प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए थे। एक तो फेरोसिन दे दिए थे, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX दे दिए थे। मुझे 2 ऑप्शन याद है, एक फेरोसिन, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहीं पे मेरा जो है नीट पीवाईक्यू करके मैंने लगभग 9-10 वीडियो अपलोड किए थे लास्ट मंथ, मतलब इसी मंथ बिफोर योर नीट एग्जाम यस्टरडे 15 जुलाई मंथ तक मैं डाल रही थी, जैसे जैसे मुझे फ्री टाइम मिले आफ्टर माय ऑफलाइन क्लास। तो उसमें तुम लोग देख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन मैंने कराया था। उस टाइम में पूछा था उन लोगों ने कि कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्या पूछा था? अब बोलोगे मैम आपसे, आप तो यहाँ से यहाँ भटक गए, क्यों भटक रही हूँ, उसका फायदा है, मैं बता रही हूँ। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक एंड मेटालिक मतलब जानते ही हो मेटल कोई होना चाहिए। तो यहाँ पे ये R वाला पार्ट ऑर्गेनो है, क्योंकि R इज अल्काइल, इट कैन बी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, और MgX वाली पार्ट क्या है, मेटालिक है। समझ आ रही है? तो उस हिसाब से ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है RMGX फेरोसिन ऐसे करके, तो यहाँ पे ये वो लोग ऑप्शन दिए थे, कौन सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है करके एक ऑप्शन आया था आउट ऑफ 4 ऑप्शन, कि बताओ कौन सिग्मा बॉन्डेड माने एक्सियल बॉन्ड, है ना। सो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था, और उसमें आंसर क्या था, RMGX, बिकॉज यू कैन सी हियर R माइनस एंड MgX प्लस, ठीक है। और यहाँ पे जो R है उसपे सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, जो भी एल्काइल फिनाइल, जो भी तुम्हारी एल्काइल या मिथाइल जो भी होगी, ठीक है, एल्काइल में से मिथाइल प्रोपाइल जो भी होगी तुम्हारी। सो उस चीज को ध्यान देना यहाँ पे। बाकी जो फेरोसिन था और दो था, उसमें हम लोग ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एक्चुअली क्वेश्चन थे, जहाँ पे ये सभी में पाई बॉन्डेड हमें ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिखाई देता है। सभी में ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब एक पार्ट ऑर्गेनिक दूसरी पार्ट मेटालिक, ऐसा।
सो RMZ के बारे में हो सकता है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर ही फिर कुछ इस टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। देख रहे हो एक बार ग्रिग्नार्ड रीजन के क्वेश्चन कैसे पूछे, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, बाकी सारे पाई बॉन्डेड थे तो हम लोग को RMGX टिक करना था। इस बार RMGX के एक क्वेश्चन देके वो लोग पूछे, तो RMGX जो ग्रिग्नार्ड रीजन भी मैं क्लास में बताती रहती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर ऑर्गेनिक पार्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं दिखता ही है जरूर। जैसे SN1 SN2 मैकेनिज्म, नॉर्मल एलिमिनेशन मैकेनिज्म, नॉर्मल ओजोनोलाइसिस, कहीं ना कहीं तो दिखेगा ही, ऐसे ही RMGX भी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को मैं मिटा देती हूँ, कंसिडरिंग कि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर की थे, इस साल की नहीं है। तो चलो अब RMGX में R माइनस MGX पास जब होगा, ये R माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है, R माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन रीच है। सो ये R माइनस इलेक्ट्रॉन रीच है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रीच का मतलब इलेक्ट्रॉन रीच हमेशा दो ही काम कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर सकती है या फिर बेस। इसीलिए जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजन अगर तुम अभी इतना अगर याद रख लो, एग्जाम हॉल में जाके मान लो तुम ग्रिग्नार्ड रिएजन नहीं पढ़े, फिर भी तुम नीट के क्वेश्चन टिक करके आओगे, सही टिक करके आओगे। जस्ट मेरा इतना सा कहना मान लो, क्या है, R माइनस फॉर्म में होता है न्यूक्लियोफाइल यानी कि बेस, क्योंकि एवरी न्यूक्लियोफाइल कैन बिहेव एज बेस एंड एवरी बेस कैन बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, हम क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, अब बोलोगे मैम तो फिर कहाँ न्यूक्लियोफाइल करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करा दे और कहाँ बेस जैसे करके एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन करा दे, आप ही बताओ। अब उसमें भी कंफ्यूजन अगर हुआ तो एग्जाम में तब क्या करोगे। अब ध्यान देना, जब भी कोई भी तुम्हें फंक्शनल ग्रुप, कोई भी रिएजेंट ऐसा दिख जाए जो कि अपने आप में एक क्या है, एसिड है, तो तुम्हारे क्वेश्चन में सबस्ट्रेट जो है, रिएक्टेंट जो है एसिड अगर है, इफ, देन ऑब्वियसली वो हमेशा बेस जैसा बिहेव करेगा, क्योंकि अगर किसी को एसिड मिल गया और वो बेस जैसा बन सकता है तो वो बेस प्लस एसिड करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, बिकॉज एसिड बेस रिएक्शंस आर फास्ट रिएक्शन देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिला, ठीक है, इफ एसिड मिला तो वो बेस बिहेव करेगा, एंड इफ एसिड जैसा कोई नहीं मिला तब वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। कितना आसान। अब कोई भी, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ, चलो RMGX, ठीक है, फिर मैं CO2 का भी बता दूंगी। पहले मैं सिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने बोला RMGX H2 के साथ रिएक्शन कराओ, मैंने बोला RMGX को ना एसिडिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ, मैंने बोला RMGX को ना एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओ। समझ आ रहा है। अब तुम खुद बताओ किसमें कौन सा पार्ट लेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजन हैज टू नेचर, एज न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज बेस। तुम खुद बताओ, ये तीन मान लो तुमने पढ़ा नहीं है, कुछ लोग हो सकता है पढ़ के रखे हैं, कुछ लोग जिसको नहीं भी पता वो भी अभी मेरे साथ आंसर कर सकते हैं। कैसे, तो मैं बताती हूँ कैसे, कितना आसान है अगर बेसिक कॉन्सेप्ट हम याद रखें तो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान देना। RMGX में R माइनस, H2 कैसे टूटता है, HOH मतलब H प्लस एंड OH माइनस, तो इसमें तुम्हें एसिडिक हाइड्रोजन मिल गई ना, तो ले लेगा R माइनस, R माइनस H प्लस को लेके क्या बना लिया, एल्केन, और बाकी का छोड़ दो, जो बनेगा MgX प्लस आके OH माइनस में लग जाएगा। तो Mg में दो नेगेटिव चार्ज, क्योंकि Mg खुद 2 प्लस होती है, एक तो OH और एक तो था ऑलरेडी X, हो गया। तो यहाँ पे ये हाइड्रोकार्बन बन गया, RH बन गया, एल्केन बन गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे वाटर जो है ये क्या बिहेव कर रहा है, एसिडिक है ना, वाटर आल्सो बिहेव एज एसिडिक। वाटर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है बट इट हैज सम एसिडिक टेंडेंसी एज वेल एज बेसिक टेंडेंसी एज पर द आर्हेनियस कांसेप्ट, यू नो, बिकॉज़ H2 is a weak electrolyte, weak acid which can release H+ easily। तो दूसरी बात है RMGX का R- जब आएगा CH3COH में भी क्या मिलेगा, H+ मिलेगा, तो इसमें भी मेन प्रोडक्ट जो है RH के साथ बाकी बाई प्रोडक्ट मिलेगा। समझ आ रहा है। तो देखो एसिडिक एसिड के साथ, वाटर के साथ, एल्कोहल के साथ, जहां पर भी इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा एज डेल पॉजिटिव तो वो बना लेगा RH। और यहाँ लेकिन R माइनस और यहाँ C से CO, यहाँ पे C डबल बॉन्ड ऐसे घूम जाता है, C पे डेल पॉजिटिव, और इसीलिए R माइनस जाके डेल पॉजिटिव में लगेगा, तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ RMGX करता है न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजन की दो ही टाइप की रिएक्शन है। देखो विद इन फ्यू सेकंड्स वी हैव लर्नड ऑल द रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजन। अब इसके अलावा आउट ऑफ दीज 3-4 क्वेश्चंस भी अगर कोई भी दूसरा क्वेश्चन दिए तब भी मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, तुम लोग अगर अभी ध्यान से मुझे सुन रहे हो उस क्वेश्चन को जरूर कर पाओगे। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में तो क्या बताना, बहुत आसान था, बहुत आसान था। ठीक है, तो इसमें चलो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से डिटेल्स में। तो इसमें क्या है, R माइनस RMGX जो है उसका R माइनस आएगा एज अ न्यूक्लियोफाइल,
और MgX+। और ये C डबल बॉन्ड O है ना, CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियसली द लीनियर स्ट्रक्चर होता है CO2, इसका बॉन्ड इधर टूटता है क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन डेल पॉजिटिव, R- जाके C पे अटैक करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट क्या मिलेगा तुम्हें, R जो है इस C पे जाके अटैक किया C, और C का डबल बॉन्ड O एक तो है, दूसरा डबल बॉन्ड खुल के सिंगल बॉन्ड O पे माइनस हो गया और उसी O पे आ जाएगा MgX+। तो कौन सा ऑप्शन, RCOO माइनस MgX+, 4। कितना आसान क्वेश्चन है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद बोलोगे मैम इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो पूछा नहीं ना, दे हैव आस्क्ड यू व्हाई, बट ठीक है, H2+ का मतलब तुम कर रहे हो नेक्स्ट स्टेप में एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलाइसिस। क्या कर रहे हो, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर रहे हो। एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बस जो पॉजिटिव पार्ट होती है ना O पे लगा हुआ, उसको हटा के H कर देनी है। सो जब भी H2+ कर रहे हो, R C डबल बॉन्ड O के साथ MgX+ की जगह H लगा दो, हो गया तुम्हारी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मेशन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हो गई तुम्हारी ऑर्गेनिक की क्वेश्चन, और ये कोई चैप्टर से ऐसे करके मैं नहीं बता रही हूँ, ये तुम Grignard reagent वो तो जानना ही चाहिए। 56 among following which one will have maximum lone pair इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो चलो सबकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। पहले बनाएंगे IF5, ठीक है। वैसे तो तुम लोग अगर मन में भी इस क्वेश्चन को ऐसे से सोच लो, मैं बताऊंगी इस बार की नीट की लगभग 20-25 क्वेश्चन तुम बिना पेन एंड पेपर से भी सॉल्व कर सकते थे अगर तुमने बहुत अच्छे से तैयारी की होती तो, ठीक है। जिसने किया है तैयारी बहुत अच्छे से तो हो सकता है उनको पता होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो सारे क्वेश्चन सच में कॉन्सेप्चुअल थे, पढ़ के तुम्हें जस्ट टिक लगाना था, उसके लिए तुम्हें पेन एंड पेपर से लंबा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत थी नहीं केमिस्ट्री में। बट एट द सेम टाइम द क्वेश्चंस वर ट्रिकी, जो एक बार पढ़ के सिली मिस्टेक कर दिया तो वो गया। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो दोबारा पढ़ने से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है। क्लियर। तो चलो IF5 क्या है, लेकिन मैं हाँ सभी स्ट्रक्चर बनाना चाहती हूँ क्योंकि ताकि सबको समझ आए। तो I जो है ना, आयोडीन बिलोंग्स टू हैलोजन फैमिली, ग्रुप नंबर 17, यानी कि उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। उसमें से 5 ही बॉन्ड बनाया है सिंगल बॉन्ड। तो I के साथ अगर हम देखें 5 बॉन्ड पेयर हो गया। इसमें ट्रिक बता देती हूँ कैसे करते हैं। एक तो TNV मेथड से लंबा मेथड की कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाले। यहाँ मैं सिंपली कर रही हूँ कि 5 बॉन्ड पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन चला गया 7 में से तो बच गया 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। तो बस तुम्हें स्टेरिक नंबर के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करना होता है, एंड बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर करके 5 + 1 करके 6 मिला। 6 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, ठीक है। उस हिसाब से इस स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश करो। अगर इस स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, इसमें से 5 F हो जाएगा। ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, मैं पहले भी बता रही हूँ। IF5 जो है, ये सारे स्ट्रक्चर अगर तुम्हें करनी है तो पहली तो बात है कि ये केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग ये सारे स्ट्रक्चर प्रैक्टिस करते हैं। लगभग 50 मान तो मैं क्लास में कराई देती हूँ ताकि इसके अगल बगल की कोई भी क्वेश्चन आए, 100-200 में से कोई चुन के क्वेश्चन आए तभी तुम लोग कर सको। सो केमिकल बॉन्डिंग एंड केमिकल बॉन्डिंग में भी कोई अगर नहीं पढ़ा तब भी ये सारे दिख जाएंगे, ये सारे दिख जाएंगे कहाँ, P ब्लॉक में, क्योंकि P ब्लॉक का मैं प्रूफ कर दी देखो एक क्वेश्चन से कि P ब्लॉक से 3 टाइप की क्वेश्चन आती है। ट्रेंड रिलेटेड क्वेश्चन आया एक नीट, थोड़ा पहले किया ना हमने वो हाइड्राइड वाला क्वेश्चन। सो दूसरी क्या बोला था, स्ट्रक्चर। तीसरी क्या बोला था, तीसरी रिएक्शन। तो मैंने स्ट्रक्चर भी दिखा दिया, देखो P ब्लॉक से स्ट्रक्चर भी आता है। कभी कभी ऑक्सो एसिड्स की आती है, कभी कभी नॉर्मल ऐसे इंटर हेलोजन, ये IF7 IF5 जो इंटर हेलोजन है, ठीक है। और बाकी जिनॉन के कंपाउंड, जिनॉन के कंपाउंड कहीं ना कहीं घुसता ही है क्योंकि देखो जिनॉन के अलावा बाकी नोबल गैसेस जो है इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जो 18 ग्रुप एलिमेंट्स है नोबल गैस, तो उसमें पूछने के लिए है ही क्या, है ना। सो जिनॉन के तो देखते ही हैं हम। और ClF3 भी प्रीवियस ईयर 2-3 साल ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ClF3 भी कहीं कहीं घुसा है। जैसे ClF3 की एक बार क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम ऑफ ClF3, ये क्वेश्चन आया था। कौन सा साल में भूल गए, रिसेंट ईयर्स में आया था। तो चलो इसमें एक लोन पेयर डाल देती हूँ, ये हो गया। अब इसमें लोन पेयर रिपल्शन होगा कहाँ से, एक ही तो लोन पेयर है। SF4 जो है, SF4 ऐसे सीसॉ स्ट्रक्चर, सल्फर के 6 इलेक्ट्रॉन में से 4 बॉन्ड हो गया तो एक ही तो लोन पेयर होगा, सीसॉ स्ट्रक्चर। तो इसमें भी नहीं होगा। ClF3 का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये A हो गया, मतलब 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 बना लेते हैं। रुको, जिनॉन, जिनॉन के 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 ऐसे बॉन्ड पेयर हो गए तो इसमें और लोन पेयर होगा 1 2 3। सो यही आंसर होगा हाईएस्ट लोन पेयर। फिर भी फोर्थ वाला बना देती हूँ, ClF3 वाला। सो Cl ये है,
Cl, इसमें 3 फ्लोरीन होगा F, F एंड F, और फिर यहाँ पे आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है। सो ये क्लोरीन का 7 है ना, 3 बॉन्ड बनाएगा तो ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 लोन पेयर, ठीक है ना। और इसमें हाईएस्ट कहाँ होगा, 3 लोन पेयर, जहाँ सबसे नंबर ऑफ लोन पेयर ज्यादा ज़ीनॉन है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान देना, मैं जैसे बता रही हूँ ऐसे ही क्वेश्चंस आ रहे हैं पी ब्लॉक, जैसे कि मैंने पीवाईक्यू सेक्शन में केमिकल काइनेटिक्स में बोला था मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा, तो आया भी है। और मैंने बोला था 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर मिला के आएगा, नहीं तो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन आएगा, 0 फर्स्ट मिला के क्वेश्चन आया है। समझ आ रहा है। एग्जैक्ट क्वेश्चन तो हम नहीं बता सकते, बट हर टीचर लगभग इतना बता ही देते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस टाइप के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कोई भी टीचर जिसको फॉलो करो उनको अच्छे से फॉलो करो, एंड यस हैव फेथ इन योरसेल्फ। मेन बात तो वो है, किसी को ब्लाइंडली भी फेथ नहीं करना है। गो थ्रू योर एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, टीचर्स नोट, ठीक है। और बाकी तो गाइडेंस के लिए तुम लोग यूट्यूब चैनल में मुझे सब्सक्राइब करके रख सकते हो, और यहाँ हर दिन डेली मैं अपडेट देने वाली हूँ अपने फ्री टाइम में, जैसे भी हो एटलीस्ट 5-10 क्वेश्चन तो मैं जरूर सिखाऊंगी। ये मैंने ठान ली है, पहले मैंने इतना सालों में किया नहीं था बिकॉज मुझे टाइम नहीं मिलता था एडिशनली कुछ अलग करने के लिए बच्चों के लिए। जस्ट क्लास जाती थी, पढ़ाती थी, उसी हिसाब से एक प्रोफेशनल लाइफ था। अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि बच्चे का छोटा छोटा मिस्टेक होती है वो ना हो, सीरियस स्टूडेंट जो है सिंसियर है, ठीक है, जो पढ़ाई कर रहा है वो अपना घबराहट में कोई क्वेश्चन गलत टिक कर दे, छोटा सा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो जाए, एक्सेप्शनल केस को भूल जाए, तो वो सारी चीजें ना हो, उसका गारंटी के लिए मैं सोच रही हूँ कि ऐसे करके जितना तुम लोग मुझे इसको मोटिवेट करो कि मैम ये सिखा दो, ये वाला पार्ट एक बार रिपीट करा दो, ये अगर तुम लोग कमेंट में बताओगे या मैसेज, उसी हिसाब से मैं सोच रही हूँ कि मैं अपडेट्स डालती रहूंगी। तो मुझे फॉलो करते रहना कि मैंने क्या अपडेट डाली है, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो व्हिच कंपाउंड, क्योंकि देखो मैं प्रूफ करते जा रही हूँ, जैसे मैंने बताया था ऐसे ही आ रहा है, और जैसे जैसे मैं बताती हूँ ऐसे ही होता है, जस्ट क्वेश्चन चेंज होता रहता है हर साल। थीम्स रिपीट, कॉन्सेप्ट्स रिपीट, दैट इज माय टैगलाइन। वही मैं बताती हूँ कि थीम्स एंड कॉन्सेप्ट रिपीट, जस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। व्हिच कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। अब देखो एरोमेटिक कंपाउंड जब पढ़ोगे तो ऑब्वियसली तुम एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एक साथ पढ़ोगे। दिस एरोमेटिक कंपाउंड, हाइब्रिडाइजेशन, ये सारे रेजोनेंस, ये सारे तो एकदम बेसिक्स है जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो एरोमेटिक वाला भी मैंने क्वेश्चन कराया था, जो मैंने एकदम रिसेंट शायद 17 को तुम लोग का एग्जाम था ना, 15 को जैसे जैसे थोड़ा टाइम निकाल के मैंने जीओसी के वीडियो बनाए थे पीवाईक्यूज में, उसमें डायरेक्ट मैंने एरोमेटिक के क्वेश्चन, एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन जो जो कराया था वही तो आया है जीओसी से। एरोमेटिक आया है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्वेश्चन आया है। अब दिखाते हो एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, पहले एरोमेटिक कर लो। सो एरोमेटिक कंपाउंड में 3 कंडीशन होती है। एक साइक्लिक, दूसरी प्लानर। सो मॉलिक्यूल शुड बी व्हाट, साइक्लिक, मतलब रिंग फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऐसा खुला होना नहीं चाहिए। दूसरी प्लेनर, ठीक है, प्लेनर का मतलब 2 डायमेंशनल होनी चाहिए या 1 डायमेंशनल होनी चाहिए, 3D नहीं होनी चाहिए। एंड देन 3, इट मस्ट फॉलो हकल्स रूल। हकल भी साइंटिस्ट के नाम है। सो हकल्स रूल, हकल्स रूल क्या कहता है कि जो डीलोकलाइज होगी, कितनी इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन इन साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। लेकिन ध्यान देना, ऐसे डीलोकलाइजेशन नहीं, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन। एंड वही डीलोकलाइजेशन को ही तो हम कहते हैं रेजोनेंस, है ना। सो ये 3 पॉइंट, तीनों अगर 2 या 1 सेटिस्फाई किया तो नहीं होगा। इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर सेटिस्फाइड देन यस। ये कोई स्टूडेंट से मैंने क्वेश्चन पेपर मांगी थी ना, तो उसने ये गलत कर दिया होगा, ये एरोमेटिक है, दे आर आस्किंग नॉन एरोमेटिक, तो मैं जो टिक दूंगी वही सही है, तुम लोग देखना अभी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ये वाली देख रहे हो, ये ना sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज मतलब 3 डायमेंशन, तो ये तो नॉन प्लेनर हो गया ना। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, नॉन प्लेनर। एंड नॉन प्लेनर हो तो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 3 कंडीशन मैंने एरोमेटिक के लिए बताया। एट द सेम टाइम एंटी एरोमेटिक भी सिखा देती हूँ। एंटी एरोमेटिक में पहला 2 साइक्लिक एंड प्लेनर सेम होता है, बस हकल्स रूल नहीं होके 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं होके 4n पाई इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब 4 का मल्टीपल, जैसे 4, 8, फिर हो गया 12, 16, 20 एंड सो ऑन। ऐसे पाई इलेक्ट्रॉन हो तो एंटी एरोमेटिक, बट 4n+2 का मतलब n का वैल्यू 0 से स्टार्ट कर दो, तो 4 × 0 is 0+2, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देन 10 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सारे जो है ये सारे एरोमेटिक की है, ये सारे एंटी एरोमेटिक की है। तो ये नॉन प्लेनर है, तो ऑप्शन तो डायरेक्ट यही टिक करोगे, क्योंकि नॉन प्लेनर आर नॉट एरोमेटिक। और प्लेनर में 2 हो सकती है, आइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल है, एंड नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक सबसे ज्यादा लेस स्टेबल, ठीक है। तो चलो इसमें बाकी सारे एरोमेटिक है, क्यों, इसमें सारे प्लेनर है ना, sp2 sp2 ऑल आर sp2।
Here also all are sp2, here also all are sp2. अब बोलोगे मैम 4n+2 कैसे फॉलो हो रहा है बाकी तीनों में बता दो, तो मैं बताऊंगी देखो यहाँ 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉन्ड ही तो देखना है, तो यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन तो हो गया ना एरोमेटिक। यहाँ कितना है 2 पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा, तो ये भी क्या हो गया एरोमेटिक। और लास्ट जो है इसमें फिर ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, रेजोनेंस में 1 2 3 4 5 6। इसमें भी थोड़ा सा मैं अगर ठीक है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि ये भी एरोमेटिक। तो नॉन एरोमेटिक पूछा था तो 3 ही होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें पूरा लाने की मैं कोशिश कर रही हूँ लेकिन सेम पेज में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ऊपर से मैं स्लाइड करके दिखा रही हूँ। देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पीवी कर्व रिप्रेजेंट मैक्सिमम वर्क डन। अब देखो मैक्सिमम वर्क डन, इससे इस इक्वेशन क्या हो सकता है, वर्क डन के लिए तुम्हें बस एरिया अंडर द कर्व देखनी है। ये थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन है, सो ये थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन है, बट थर्मोडायनेमिक्स की न्यूमेरिकल आई ही नहीं। देख रहे हो, मैं बोली ना बहुत सारे क्वेश्चन तुम बिना पेन पेपर ऐसे देख के टक 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 सेकंड्स में कर सकते हो, और उस टाइम को जो लेंदी पेपर था इस साल, जैसे कि मेरे कलीग्स बोले हैं जूलॉजी के थोड़े लेंदी थे, है ना, इतना इजी नहीं था इस बार बायोलॉजी एंड देन फिजिक्स, लेकिन लास्ट ईयर से इजी था बोल रहे हैं। तो जहां तुम्हें लगता है जो तुम्हारी वीक, देखो पीसीबी में नीट के स्टूडेंट हर तीनों में लगभग कुछ ही स्टूडेंट होता है जिनका तीनों वेरी स्ट्रॉन्ग है, तीनों इक्वली। किसी का होता है दो बहुत स्ट्रॉन्ग, एक थोड़ा सा वीक, किसी का होता है दो स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही वीक, या फिर ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होती है। तुम्हें वो खुद अपने बारे में पता होगी कि माय स्ट्रेंथ क्या है एंड माय वीकनेस क्या है, तो उस हिसाब से ठीक है तुम लोग को पढ़ाई करनी है। तो यही चीज है, तो यहाँ पे ध्यान देना मैक्सिमम वर्क डन, ये थर्मोडायनेमिक्स की क्वेश्चन थी, और इसको मतलब क्या बताऊं, इसमें तो यही ऑप्शन होगी। तो एरिया अंडर द कर्व देख लो, इसमें ये क्या है, इसके आगे जाते हैं, ये देखो ठीक है, ये उसने टिक किया जो स्टूडेंट, बट ये सब नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली फर्स्ट लॉ से भी क्वेश्चन आते हुए दिखाई देता है, सेकंड एंड थर्ड के ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं, नीट में नहीं आते, जेईई में आते हैं, तो उस चीज को ध्यान देना। और ये तो बहुत काफी इजी क्वेश्चन था। Which of the following statement is not correct? इस बार देखोगे कि not correct, incorrect, not correct, incorrect करके भर दिए पेपर, है ना। थोड़ा सा सोचा होगा कि केमिस्ट्री में ही थोड़ा ट्रिकी कर देते हैं, लैंग्वेज से खेलते हैं लोगों का, है ना, थोड़ा सा कामनेस के ऊपर खेलते हैं कि जो बच्चा एंजाइटी के साथ बैठा हुआ होगा एग्जाम हॉल में, मेरा इस बार होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा ओवर कॉन्फिडेंट, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट में 600 आ रहा है, वो सोचेंगे उससे काफी ज्यादा मेरा मेन एग्जाम में आ जाएगा, मेरा तो बहुत अच्छा खासा प्रिपरेशन है। तुम्हें फेथ होनी चाहिए अपने आप पे, कॉन्फिडेंट होनी चाहिए कि मेरा प्रिपरेशन, मेरे हिसाब से मैंने जितना मेहनत करनी थी मैंने किया है। सो अगर मैंने मेहनत की है तो उसकी फल भी अच्छी होगी, पेपर में काम माइंड से अच्छे से करूंगा या करूंगी, ठीक है। इसके बाद रिजल्ट जो है बाद में आराम से हम लोग आंसर की देखेंगे, सॉल्यूशन से सीखेंगे समझेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम हड़बड़ी में करे, ये तो इजी है, इजी है, टिक कर दो टिक कर दो, ठीक है। सो हमेशा काम माइंड में एग्जाम हॉल में बैठना चाहिए। हाँ आई नो कि मन ही मन थोड़ा सा तो हार्ट बीट बढ़ेगा ही, थोड़ा ब्लड पंप होते रहेगा, डर तो रहेगा ही, क्योंकि बहुत सारे प्रेशर रहता है, पेरेंट्स का बहुत ज्यादा होप रहता है, टीचर्स का होप रहता है, बट अपने आप से और ज्यादा होप रहता है कि मुझे ऐसे, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली बिकमिंग एन डॉक्टर इज वन ऑफ द हाईएस्ट यू कैन से नोबल प्रोफेशन, है ना। तो ये सिर्फ प्रोफेशनली एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, ये प्रोफेशन नहीं है, दिस इज अ ग्रेट सर्विस टुवर्ड्स द नेशन, है ना। तो वो चीज है, तो ये अगर कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसका मतलब आपकी माइंडसेट कितनी हाई होगी कि आपने डाइबोरेन। सो मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताना, डाइबोरेन को यूज करके हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन सीखे थे, ठीक है, उस रिएक्शन का नाम क्या है। सो उसमें दो स्टेप था, और उसमें मैं बता देती हूँ कि कहाँ यूज किया जाता है, टू फॉर्म एल्कोहल, टू फॉर्म एल्कोहल फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो मैंने बता दिया एल्किन से अल्कोहल प्रिपेयर करने में, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल सेक्शन में तुम्हें एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मुझे जरूर बताना कि इस रिएक्शन की नाम क्या है। तो आया तो नहीं है, बट मैं चाहती हूँ थोड़ा सा प्रिपेयर करके तुम लोग बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं, नोट करेंगे अबाउट डाइबोरेन। नाउ द फोर टर्मिनल, the four terminal BH bonds are two center two electron bonds. Okay, four terminal BH bond. Actually इसका structure ऐसा होता है बोरोन के साथ. There will be four hydrogen which are terminal. और इसमें दो इलेक्ट्रॉन ही यूज हो रहा है, दो सेंटर के साथ, सेंटर माने न्यूक्लियस, माने दो एटम, दो हाइड्रोजन, है ना,
दो में एक हाइड्रोजन एक बोरॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। सो ऐसा 4 टर्मिनल है हाँ, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड है, यानी कि ये करेक्ट है। हमें नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट। दूसरा 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एटम एंड 2 बोरॉन लाई इन वन प्लेन, ये भी सही है। ये वाला पोर्शन तो सेम प्लेन में है, बट इसका जो और एक होगा, इसमें ये 2 बॉन्ड नहीं है, लेकिन ध्यान देना ये तो बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, ये एक ही बॉन्ड है, ऐसे इलाउंग। तो ये बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, इसी को तो हम पढ़ते हैं ब्रिज बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग में। जब बोरॉन के कंपाउंड्स में पढ़ाते हैं वहां बोलते हैं तो कोई ना कोई कंपाउंड जरूर आता है, आइदर इट इज बोरिक एसिड और डाइबोरेन लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आ रहा है, मेरी पप्पी जो है थोड़ा सा हल्ला कर रहा है, पता नहीं क्यों। ठीक है, थोड़ा सा इसको और फिर मैं करूंगी एडिट, फिर से मेरा फ्रेंड आएगा, इसलिए थोड़ा सा तुम लोग कंसंट्रेट होके सुनो। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कोई डिस्टर्बेंस नॉइज क्रिएट ना करे वो। सो ब्रिज बॉन्डिंग तो ये होगा। और यहाँ पे ना क्या होता है, 3, देखो कितना सेंटर है, 3 है ना, 3 बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन, 3 सेंटर में 2 इलेक्ट्रॉन ही है, ऐसा नहीं है कि इधर 2 इलेक्ट्रॉन, समझ आ रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन ही 3 सेंटर में डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, जिसका नाम ब्रिज बॉन्डिंग, और इसको कॉमन नेम में हम बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं। तो ये जो देयर आर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है 2 है ऐसा बोला है ना, ऊपर एक नीचे, तो वो भी सही है, करेक्ट। और ये भी, इसका मतलब ये जो 3 है वो नॉट करेक्ट है, नॉट करेक्ट पूछा है, बिकॉज बोरोन एटम्स sp2 नहीं होता है, sp3 होता है, यू कैन सी हियर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 साइड से, तो ये BH3 होता तो वो sp2 होता, but it is B2H6, it will convert to sp3. नेक्स्ट, सो बोरोन फैमिली में इसी टाइम में अगर कोई जो नेक्स्ट ईयर देंगे सुन रहे तो मैं बता देती हूँ, तो ब्रिज बॉन्डिंग ये तो B2H6 तुम लोग देखिए, पर साथ ही साथ क्या करना, बोरोन के बाकी सारे जो कंपाउंड्स है ना उसको अच्छे से तैयारी करना। जैसे कि एक तो तुम्हारी H3BO3 बोरिक एसिड, कैसी एसिड है, ल्यूइस एसिड है, व्हाई नॉट आर्सेनियस एसिड है ना, उसमें किस तरीके से रहता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सारी चीजें बोरिक एसिड के बारे में, देन बोरेक्स के बारे में, बोरेक्स बिट टेस्ट के बारे में, देन बोराजीन के बारे में। ठीक है, ऐसे बोरोन नाइट्राइड के बारे में, ऐसे ज्यादा नहीं है, 6 7 8 मान ही एग्जांपल्स होंगे, एग्जांपल मतलब कंपाउंड्स होंगे जिसके बारे में तुम्हें डिटेल्स में अच्छे से स्ट्रक्चर एंड रिएक्शंस के साथ पढ़ाई करनी है। चलो, बोरोन फैमिली के बारे में तो मैंने बता दिया, ये क्वेश्चन फ्रॉम बोरोन फैमिली, यानी कि अगेन दिस इज फ्रॉम ब्लॉक केमिस्ट्री, दैट इज योर पी ब्लॉक का पहला ग्रुप नंबर 30। देख लो पी ब्लॉक की क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, है ना। ये भी स्ट्रक्चर रिलेटेड, अब तक स्ट्रक्चर रिलेटेड 2 क्वेश्चन मिला और एक ट्रेंड रिलेटेड मिला, है ना। एंड इफ यू हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या ये सब को सॉल्व करने के लिए तुम्हें 1 मिनट चाहिए, उसे भी काफी जल्दी ही सॉल्व कर सकते हो, इवन पेन एंड पेपर यूज करने की कोई जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये 60। स्टेटमेंट 1, एसिडिक स्ट्रेंथ, ये तो मैंने कराया था जो जीओसी की मेरी पीवाईक्यू वीडियो है उसमें। एसिडिक स्ट्रेंथ, हाँ, असर्शन रीजन फॉर्म में स्टेटमेंट 1 2 में नहीं कराया था, नॉर्मल जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उस हिसाब से ट्रेंड वाइज किया था, लेकिन हाँ एसिडिक स्ट्रेंथ की बेसिक सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए थे उस वीडियो में। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो माने 1, क्या करना है, नाइट्रोफिनोल करना है, हायर देन फिनोल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज करेक्ट। क्योंकि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके लिए बहुत सारे तरीका है निकालने का, मैंने सबसे बोला था कि सबसे बेस्ट तरीका होती है बाय चेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। बट इस क्वेश्चन में इतना कंजुगेट बेस वगैरह जो है कॉन्सेप्ट अगर मैं बोलूं, कंजुगेट बेस स्टेबल कब होगी, सो कंजुगेट बेस स्टेबल तभी होगी जब उसमें विथड्रॉइंग ग्रुप आएगा। विथड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन है, माइनस एम है, माइनस एच है, माइनस आई है, दैट मींस नेगेटिव मेसोमेरिक, नेगेटिव हाइपरकंजुगेशन है, नेगेटिव इंडक्टिव, एंड मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर हिसाब से लिखा है, इन तीनों में से सबसे पावरफुल मेसोमेरिक है, देन हाइपरकंजुगेशन, देन इंडक्टिव। ठीक है, उस चीज को ध्यान देना। सो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर जितना ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसी हिसाब से देख लो, नाइट्रो इज अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप, तो एक तुमने ले लिया फिनोल और एक ले लिया कोई भी नाइट्रोफिनोल, मान लो ये ले लिया तुमने फिनोल, OH टेस्टोबेंजीन, ये फिनोल में तुमने नाइट्रो ले लिया, कहीं पे भी ले लो, तो ऑब्वियसली इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ तो नाइट्रोफिनोल का ही ज्यादा होगा, चाहे नाइट्रो यहाँ हो, चाहे ऑर्थो में हो, चाहे पैरा में हो, एनीवेयर। दूसरी स्टेटमेंट, तो ये करेक्ट है। Orthonitrophenol, metanitrophenol, P for paranitrophenol will have same acidic strength? No, 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 not at all. Same नहीं होगी, इन तीनों में से पैरा की सबसे ज्यादा होगी, देन ऑर्थो की, देन मेटा की। अब बोलोगे मैम ऐसा क्यों? एक्चुअली देखो, मेटा में मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना, माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इज अ पावरफुल माइनस एम एंड माइनस आई, बट माइनस आई इतना पावरफुल नहीं है, तो मेनली इस क्वेश्चन को हमें माइनस एम से सॉल्व करनी होती है, एंड मेसोमेरिक जो है मेटा के लिए नहीं होगी।
यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी मेटा में दिखाएगा ही नहीं, तो नहीं दिखाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ तो नहीं होगी ना उसमें ज्यादा, तो किस में ज्यादा होगा, पैरा एंड ऑर्थो। अब बोलोगे मैम पैरा एंड ऑर्थो में तो दोनों में पोजीशन वाइज तो नहीं होती, मेसोमेरिक इफेक्ट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन पोजीशन, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंडेंस ऑन पोजीशन, बट मेसोमेरिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, तो दोनों का तो सेम होना चाहिए, ठीक है, मेटा का इन दोनों का तो सेम होना चाहिए। वैसे तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, पर फिर भी ये दोनों तो सेम होना चाहिए। मैं बोलूंगी ना ना, क्या होता है यहाँ पे OH है और यहाँ पैरानाइट्रोफिनॉल, ठीक है, और ये हो गया OH, यहाँ हो गया नाइट्रोफिनॉल। तो इसमें H एंड ये जो ऑक्सीजन के साथ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होके इस हाइड्रोजन को पकड़ लेता है, कौन, नाइट्रो ग्रुप हाइड्रोजन को पकड़ के बंध के रखता है, इसलिए इजीली H+ निकल नहीं पाता। और कोई भी सब्सटेंस से इजीली H+ निकल नहीं पाने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, क्योंकि एसिड का मतलब ही है H+ कितना जल्दी वो दे सकता है, क्लियर। इसीलिए पैरा का थोड़ा सा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्थो से ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पैरा में ऐसा कुछ खास है नहीं कि उसको रोक के रख दे H+ को, क्लियर। सो इसीलिए ऑर्डर होगा पैरा देन ऑर्थो मेटा, लेकिन सेम बोला है ना, इसलिए ये रॉन्ग है। सो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ऑप्शन 2। लेकिन इसमें और एक चीज मैं बता देना चाहती हूँ, ये क्वेश्चन इस बार ऐसे आया, लास्ट ईयर ट्रेंड आया था, उससे पहले एक क्वेश्चन ये भी, ये दोनों जो पैरा एंड ऑर्थो के बारे में और एक क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं कभी कभी कि इन दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल, आंसर इज स्टीम डिस्टिलेशन। और ये क्वेश्चन लास्ट 20 साल में 3 बार लगातार रिपीट हुआ है नाइट्रोफिनॉल के क्वेश्चन, यानी कि तुम लोग देख सकते हो इस बार एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन उसी थीम के उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है, मतलब उसी स्ट्रक्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चन आया, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो एसिडिक स्ट्रेंथ है और वो कॉन्सेप्ट था रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल में कौन ज्यादा स्टीम वोलेटाइल है, स्टीम वोलेटाइल मतलब कौन इजीली वोलेटाइल होगा, कौन इजीली लिक्विड से वेपर बनेगा, तो उसमें कौन होगा, पैरा एंड ऑर्थो में से ऑब्वियसली ऑर्थो होगा, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा में से किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, पैरा की, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है वो वोलेटाइल कम होती है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हाई, ज्यादा टेम्परेचर में बॉइल होगी, ज्यादा टेम्परेचर में गैस बनेगी, तो वो वोलेटाइल कैसे हुई, जो इजीली गैस बन जाए वही तो वोलेटाइल है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो सारी चीजें मैंने कवर कर दिया है कि इसकी 2-3 और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कैसे, एक तो इंटर एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिलेटेड इसके क्वेश्चन बना देते हैं बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करके, और एक एसिडिक स्ट्रेंथ के, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और दोनों को मैंने कवर कर लिया है। तो उसमें कोई भी अगर डाउट हो, इस 10 क्वेश्चन जो मैंने कवर किया है ये पार्ट 1 है, बाकी सारे पार्ट आज ही जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूंगी 1 बाय 1, तो तुम लोग मेरे साथ बने रहो, अपडेटेड रहो, सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है, और एक लाइक बटन दे देना अगर तुम्हें लगता है कि इसमें से काफी सारी चीजें तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, एंड बेस्ट विशेस, ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। सो हियर आई एम टीना द्वारा, योर केमिस्ट्री मैम, ठीक है। सो इसको मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, तो चलो इसको मैंने कर दिया है क्लोज। Take care everyone.